Hello students, welcome back in chemistry class, and in this class we are going to discuss how to write chemistry lab manual. एक्चुअली ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो हैं केमिस्ट्री लैब मैनुअल को किस तरह से लिखा जाए इसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विद पीडीएफ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ईज़िली लैब मैनुअल वर्क को कर सकें। ठीक है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम यही आ रही है कि स्टूडेंट जो हैं उनके पास में एक प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कोविड की वजह से कि वो किस तरह से अपने प्रैक्टिकल वर्क को लैब मैनुअल में लिखें। तो चलिए देखते हैं कि लैब मैनुअल में प्रैक्टिकल्स किस तरह से लिखना है। तो जैसा हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें है टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइट्रेशन को किस तरह से लिखा जाए। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो कि टाइट्रेशन का एक प्रैक्टिकल है, यहाँ पर फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पर लीटर, ग्राम पर लीटर आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है पोटेशियम परमैंगनेट की। और इसके लिए आपको m/30 मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन दिया गया है क्रिस्टलाइन फेरस अमोनियम सल्फेट का। ओके, और इसको लिखने के लिए जैसा साफ दिया गया है यहाँ पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर आप मॉलिकुलर इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन, इंडिकेटर, देन उसके बाद एंड पॉइंट लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है। और उसके बाद कैलकुलेशन के लिए भी देखो यहाँ बिल्कुल सिंपल आपके लिए कैलकुलेशन को कर दिया गया है कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। आपको मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी अगर आप इसे लिखते हैं। तो लास्ट में रिजल्ट के साथ में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइट्रेशन जो है आपकी ये जो कि फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में है, ये हो गई है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस इसको मूव कर रहा हूँ, तो इसको आप पॉज करके और फिर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ से आपको पॉज करके लिखना है वहाँ पर आप पॉज करके इसको लिख लें। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, तो ये आपका एक पहला जो प्रैक्टिकल है टाइट्रेशन का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं दूसरा प्रैक्टिकल जो है टाइट्रेशन का वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको दूसरी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में टाइट्रेशन है। सबसे पहले थ्योरी है, उसके बाद मॉलिकुलर इक्वेशन लिखनी है आपको, देन आयनिक इक्वेशन है, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन टेबल। और ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग आपको एज इट इज़ दी गई है, इसे आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। देन कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो कैलकुलेशन पार्ट को आप देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है मोलैरिटी, वॉल्यूम वगैरह की, और उसके बाद में आपके पास m2 मोलैरिटी आ जाएगी। और उसके बाद अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए भी कैलकुलेशन दी गई है, और लास्ट में रिजल्ट लिखना है आपको। ठीक है, इसे पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपके दो प्रैक्टिकल हो गए। कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल में जो ये आपको सॉल्यूशन दिया गया है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले इसके लिए जो m/40 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या m/20 का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको आप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए और देखिए आप किस तरह से करेंगे। यस स्टूडेंट्स, देखिए तो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको m/20 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए पहले तो थ्योरी लिखनी है आपको। थ्योरी में पूरा प्रोसीजर बताया गया है किस तरह से आप इसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, 1.575 ग्राम जो है वो 250 ml में आप ऐड करेंगे। एपरेटस कौन सा यूज़ में लिया आपने, केमिकल रिक्वायर्ड क्या क्या था, प्रोसीजर आपने क्या यूज़ में लिया। ठीक है, ये सब आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या ये सारी चीज़ें हैं आपके लैब मैनुअल में, बट एक्चुअली वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स को उसको सेग्रीगेट करके लिखना होता है। ठीक है, ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं आप आपके लैब मैनुअल में इसको लिखते समय। ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है आपका m/20 250 ml मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन आप किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए भी कैलकुलेशन दी गई है आपको, पहले थ्योरी है फिर कैलकुलेशन है। जैसे 4.9 ग्राम आप फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट जो है उसको 250 में डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास m/20 सॉल्यूशन बनेगा। इसके लिए पूरा एपरेटस, केमिकल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर ये दिया गया है, इसको भी आप लैब मैनुअल में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके टाइट्रेशन की।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक मेजर एक्सपेरिमेंट है ये भी, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक सॉल्ट दिया जाता है, जिस सॉल्ट में आपको कैटायन और एनायन को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कैटायन और एनायन की बात है। सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है उसके लिए प्रैक्टिकल लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आप जैसा देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास अमोनियम कार्बोनेट में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इंटरफेरेंस है। तो यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड ऊपर की तरफ कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें और पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है आपका, ये है अमोनियम एसीटेट को लेकर के। ठीक है, तो अमोनियम एसीटेट को किस तरह से लिखेंगे देख लें आप इसको अच्छी तरह से। और अमोनियम एसीटेट में इस तरह से आपके पास ये अमोनियम एसीटेट का टेस्ट आ गया है। लास्ट में रिज़ल्ट ज़रूर लिखें, ये बाय मिस्टेक रिक्वेस्ट आ गया है, एक्चुअली ये रिज़ल्ट है, ध्यान रखें। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये आपके पास है अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, अमोनियम सल्फाइड में एज इट इज़ आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्रुप वाइज रेडिकल्स का टेस्ट होता है, जो बिल्कुल ऑर्डर में सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ इसलिए ही है कि आप इसमें एज इट इज़ लिख सकें। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका है अमोनियम नाइट्राइड। तो जो भी आपको रेडिकल दिए गए हैं उन रेडिकल का टेस्ट आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कहा गया है कि आप एज इट इज़ लिख लें, ठीक है, लैब मैनुअल में से इनके बारे में, तो आप इसमें से देख करके ईजिली लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लैब मैनुअल में जो पीछे वाला पार्ट है, जहाँ ऑब्जर्वेशन और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ पर ये सारे रेडिकल्स लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। 7th एक्सपेरिमेंट है आपका, जिसमें आपके पास लेड नाइट्रेट का टेस्ट है, लेड नाइट्रेट का टेस्ट है। तो लेड नाइट्रेट के अंदर रिटर्न वर्क आपको यहाँ दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं आप। देन आपके पास में फिर है ये लेड एसीटेट का टेस्ट है, इसको वापस मूव कर रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। ठीक है, अब इसको मैं मूव करता जा रहा हूँ, आप इसे पॉज करके जहाँ से आपको लिखना है, जो एक्सपेरिमेंट लिखना है उसे आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज स्टूडेंट को क्या होता है कि उसको सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नहीं ध्यान रहता कि इसमें कौन कौन सा सॉल्ट उनको पहले फाइंड करना है, कौन सा ग्रुप पहले फाइंड करना है, तो कई बार कंफ्यूज रहते हैं। बाकी इसमें सब सिस्टमेटिक है। आप इसमें से अगर लर्न भी करते हैं तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, एज इट इज़ इसको लर्न कर सकते हैं इसमें से टेस्ट को। ये 12th एक्सपेरिमेंट आ गया आपका। इसमें जितने भी आपके रेडिकल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप के रेडिकल्स जो हैं उन सब का टेस्ट यहाँ पर दिया गया है। हर ग्रुप का है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, सब ग्रुप का टेस्ट है। इसी तरह से जो आपके नेगेटिव या जो कहें एनाइंस हैं, एनाइन का टेस्ट भी, सारे एनाइंस के टेस्ट दिए गए हैं। तो जो भी एनाइन आपको टेस्ट लिखना है, या जो भी कॉम्बिनेशन है आपके पास में एनाइन और कैटाइन का, उसे इसमें आप चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ गिवन और नॉट। अगर गिवन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये मैग्नीज क्लोराइड का हो गया। देन 18th एक्सपेरिमेंट है निकल क्लोराइड का हो गया है ये। देन निकल सल्फेट हो गया है आपका। और 20th में आ गया आपका, दैट इज़ कोबाल्ट नाइट्रेट। और 22 पर जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो है आ गया बेरियम नाइट्रेट। ओके, ये लीजिए, और ये आ गया आपका स्क्रॉन्शियम क्लोराइड। और 26 पर आपके पास आ गया, दैट इज़ कैल्शियम नाइट्राइट।
ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल आई थिंक 27 आपके सॉल्ट जो हैं सॉल्ट एनालिसिस के अंदर वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। तो इनमें से जो भी सॉल्ट आपको गिवन है आपके प्रैक्टिकल में लिखने के लिए दिया गया है उसको बहुत ईजिली आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा ये सॉल्ट एनालिसिस तक मैंने बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा बाकी के जो आपके एक्सपेरिमेंट हैं जैसे फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, उनको भी लैब मैनुअल में किस तरह से लिखा जाए उसका PDF आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ओके स्टूडेंट्स।